हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा एनपीटीईएल का कोर्स है एनसीईआर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 11 के बारे में। तो हम इसके सारे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर 1 के। तो लेक्चर 1 का नाम है हमारे टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स। इसमें जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन हुआ है अलग अलग जो हमारे फ्यूल सेल के टाइप होते हैं। यार देखो, जो फ्यूल सेल है उसमें डिफरेंस एक तो आया फ्यूल सेल का, दूसरा जो मेजर डिफरेंस होता है फ्यूल सेल के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मेजर डिफरेंस जो हम यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से हमारा फ्यूल सेल कैसे परफॉर्म करता है। बिकॉज डिपेंड करता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है किसी भी फ्यूल सेल के अंदर, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी कैसी है, मतलब उसमें आयंस किस तरह से फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कैसी है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट का ऑपरेशन रहता है, उसी हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है फ्यूल सेल की। तो डिस्कस करते हैं हमारा एक एक करके जो फ्यूल सेल है वो कौन सा है। यहाँ सबसे पहले बोला गया था पीईएफसी या पीईएम। पीईएफसी का नाम था हमारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल, और पीईएम, इन दोनों को इस नाम से बोला जा सकता है, या तो इसके से या इसके से। इसको बोलते हैं पीईएम को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। और ये जो टेम्परेचर है, इनका टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन है, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड वाला है हमारा एएफसी। एएफसी का मतलब एल्कलाइन फ्यूल सेल। इसका टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है हमारा पीएएफसी, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। इसका टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन 160 टू 220 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है हमारा एमसीएफसी, दैट इज मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल। टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन इज 600 टू 700 डिग्री सेल्सियस। देन इज एसओएफसी, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। इसका टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, सिमिलर टू 100 नॉट 1000, इट इज 1000 डिग्री सेल्सियस। और देखो यार, जो हमारा फ्यूल सेल है, मेन पॉइंट जो यहाँ पे अगर आपको यहाँ नोट कर लेना चाहिए वो ये है कि फ्यूल सेल इज नॉट एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि फ्यूल सेल is not energy storage device। इसको याद कर लेना, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता हमारा फ्यूल सेल। अब आगे बात करते हैं इसके बाद और क्या क्या डिस्कशन हुआ है हमारी वीडियोस में। अगली बात हुई थी यार कंडक्टिविटी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी की आयंस किस हिसाब से फ्लो करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो जितना अच्छा आयनिक कंडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर पे ये काम करेगा अच्छा, ठीक है। देयरफॉर द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन फॉर अ फ्यूल सेल। जैसा भी इससे पहले हमने डिस्कस करा कि जो इलेक्ट्रोलाइट की चॉइस है उस पर वो अफेक्ट करेगी हमारे टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन को। ये आयनिक कंडक्टिविटी क्या कहती है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आयनिक कंडक्टिविटी अच्छी होगी इलेक्ट्रोलाइट की तो टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन भी अच्छा होगा। अच्छे से मतलब अगर आयनिक कंडक्टिविटी विल इंक्रीज देन टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। अब बात करते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में जो हमारे अलग अलग तरह के फ्यूल सेल हैं। अगर पीईएम की बात करूं तो इसके एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज हैं क्विक स्टार्टअप, क्विकली स्टार्ट हो जाता है, ईजिली अवेलेबल ऑक्सिलरीज। इसमें जो ऑक्सिलरी पार्ट्स होते हैं वो आराम से अवेलेबल हो जाते हैं इस तरह के फ्यूल सेल के। बट डिसएडवांटेज क्या है, इसमें वाटर मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सब्सेप्टेबल टू इम्प्योरिटीज़, मतलब इम्प्योरिटी के कॉन्टेक्ट में आराम से आ जाता है। ये इसकी है डिसएडवांटेज। अब बात आई एएफसी की। एएफसी इज़ रिलायबल। इसकी एडवांटेज है ये रिलायबल है, बट इट हैंडल्स CO2 पुअरली। ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब बात हुई एमसीएफसी की। इट कैन ऑपरेट विद अ वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स। इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले फ्यूल सेल में। बट डिसएडवांटेज क्या है, हाई टेम्परेचर, कोरोजन एंड थर्मल फैटीग। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एमसीएफसी। अब बात हुई एसओएफसी। ये क्या है, इट कैन ऑपरेट विद अ वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स। ये भी अलग अलग तरह के फ्यूल्स के साथ आसानी से यूज़ किया जा सकता है। बट इसके जो ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं, इस फ्यूल सेल को बनाने के लिए जो पार्ट यूज़ किए जाते हैं वो महंगे हैं, और इसका स्टार्टअप जो रेट है वो स्लो स्टार्टअप, इट इज़ स्लो। तो स्टार्ट होने में ये टाइम लेता है। अब बात आती है हमारे लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है फ्यूल सेल प्रोसेसिंग फॉर पीईएम फ्यूल सेल्स। अब ये वाई फ्यूल प्रोसेसिंग, इसमें बात हुई थी कि यार फ्यूल प्रोसेसिंग की क्यों ज़रूरत है। यार फ्यूल प्रोसेसिंग क्या है,
फ्यूल प्रोसेसिंग एक तरीका है जो हम फ्यूल सेल यूज़ कर रहे हैं, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम किस तरह से, जैसे अगर हमने कोई एनर्जी जनरेट करी, वो क्या वो प्योरली फॉर्म में हमें अवेलेबल है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसमें से कुछ चीज़ रिमूव करनी है सो दैट वी कैन रन आवर फ्यूल सेल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये सब ज़रूरत होती हैं कि हमें फ्यूल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। जो हमारा फ्यूल यूज़ हो रहा है फ्यूल सेल में वो प्रॉपर हो, क्लीन हो, जिससे हमारा जो फ्यूल सेल है डिटेरियोरेट ना हो, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए चले। तो यहाँ बात हुई टाइप ऑफ फ्यूल सेल या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल थी, कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे अपने फ्यूल सेल में। दूसरी बात हुई हाइड्रोजन। जैसे ज़्यादातर क्या होता है हमारे फ्यूल सेल्स में, जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन यूज़ होता है, बट हम सिर्फ एक फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, नहीं तो उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम और भी फ्यूल्स देखते हैं। तीसरी चीज़ आती है क्यों फ्यूल प्रोसेसिंग चाहिए होती है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं अपना फ्यूल सेल यूज़ करने के लिए, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कन्वीनियंट होना चाहिए कि हर कोई उसको ईजिली अडेप्ट कर सकता है। ये कुछ रीजंस होते हैं कि फ्यूल की प्रोसेसिंग चाहिए होती है हमें, इट इज़ नीडेड। अब बात आई पहली चीज़, ये है स्टीम रिफॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग एक प्रोसेस है जो इसमें पहली चीज़ ये स्ट्रांगली एंडोथर्मिक होता है। ठीक, इसमें क्या हीट हमें देनी पड़ती है। हीट देने का मतलब वो एक तरह से हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी इस केस में सप्लाई करनी पड़ती है इन केस ऑफ स्टीम रिफॉर्मिंग। सेकेंड चीज़, रिएक्टर डिज़ाइन लिमिटेड बाय हीट ट्रांसफ़र रिएक्टर डिज़ाइन इज़ लिमिटेड बाय हीट ट्रांसफ़र। तीसरी चीज़, रिएक्टर्स टेंड टू बी लार्ज एंड हैवी। इस जो रिएक्टर्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में और हैवी होते हैं। टिपिकल कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, इसमें टिपिकल कैटलिस्ट रिक्वायर होता है, मतलब जो इसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है वो निकल, हमें वही चाहिए ज़्यादा केसेस में मोस्टली। तो इसका रिएक्शन जो होता है यहाँ पर क्या चीज़ है, फ्यूल है। ये फ्यूल किस तरह कंपाउंड होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। इस केस में हम अपने फ्यूल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट हमें देगा कार्बन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, एंड इट इज़ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें हीट सप्लाई करनी है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो है पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हमारे फ्यूल सेल को, मतलब फ्यूल को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वो भी इस केस में हमें क्या करके देगा, ये हमें प्रोड्यूस करके देगा कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, प्लस इसमें एक चीज़ और होती है नाइट्रोजन। एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने से क्या कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर कैन क्लाइम ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट निकल के आती है। मे नॉट रिक्वायर ए कैटलिस्ट, इस प्रोसेस में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर ही खुद काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो प्रोसेस आता है वो होता है ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें मिक्स है हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन का भी और थर्मल, ये जो स्टीम रिफॉर्मिंग है, इन दोनों का यहाँ पर एक मिक्स है जो यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर जैसे एयर यूज़ हो रही थी और पिछले वाले में स्टीम यूज़ हो रही थी, यहाँ पर दोनों चीज़ यूज़ करेंगे फ्यूल के साथ, और ये हमें प्रोड्यूस करके देगा कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। एंड एक्सटेंट ऑफ हीट रिफॉर्मिंग लिमिट्स द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। जैसे एक रिएक्शन से टेम्परेचर बढ़ा और एक में टेम्परेचर यूज़ हो गया, तो यहाँ पर इतना टेम्परेचर का इंक्रीज़ नहीं रहता। ठीक है, अब बात आती है हमारी आउटपुट ऑफ रिफॉर्मिंग। जो हमने रिफॉर्मिंग करी है अलग अलग प्रोसेस से, इससे हमें आउटपुट क्या मिला यार, इससे जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कार्बन ऑक्साइड्स मिल रहा है। तो कार्बन ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कार्बन ऑक्साइड इज़ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, H2N2, ये सब हमें मिलता है। तो कार्बन ऑक्साइड जो कि कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जब हम PEM को यूज़ करते हैं, जो हमारा PEM फ्यूल सेल है उसमें जो हमारा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट उसमें यूज़ होता है प्लैटिनम। तो ये हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर जाता है और वहाँ पर इफेक्ट करता है हमारे PEM सेल के फंक्शनैलिटी को। तो यार हमें यहाँ पर कंट्रोल करना होता है CO की क्वांटिटी को। इट शुड बी लेस देन 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब क्या है, द आउटपुट इज़ नॉट गुड इनफ टू बी यूज डायरेक्टली इन फ्यूल सेल। ये जो हमारा आउटपुट यहाँ से निकल के आता है अलग अलग प्रोसेस से, इट इज़ नॉट गुड इनफ कि हम उसको डायरेक्टली यूज़ करें इन द फ्यूल सेल। तो फिर हम क्या करते हैं,
हम करते हैं अलग अलग तरह के प्रोसेस, लाइक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जहाँ पर क्या होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के CO2 एंड H2 हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराया जाता है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ होता है वो होता है Fe3O4 या कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। अब बात आई आगे और क्या कर सकते हैं हम, इसमें होता है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन या फिर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, ये भी करा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराते हैं। यह है रुथेनियम एंड रोडियम सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना आर यूजुअली यूज्ड एज कैटलिस्ट। इसमें रुथेनियम एंड रोडियम को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करा जाता है। और Cu एंड जिंक ऑक्साइड ऑन एल्यूमिना ऑल्सो यूज्ड। Cu एंड जिंक ऑक्साइड आर ऑल्सो यूज्ड। अब इश्यूज़ क्या है रिफॉर्मिंग के साथ? रिफॉर्मिंग के साथ कुछ इश्यूज़ एसोसिएटेड हैं। वो क्या है? सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सेटअप करना। दूसरी चीज़ प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है इट इज़ ऑल्सो एन इशू। थर्ड रिस्पॉन्स टाइम, कि जो हमारा सिस्टम तैयार हुआ वो कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, ये भी एक इशू है, वो टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में। थर्ड चीज़ स्टार्टअप एंड शट डाउन इन केस ऑफ ऑटोमोटिव यूज़। मान लो अगर हम उसे किसी व्हीकल में यूज़ करते हैं तो उसका स्टार्टअप और शट डाउन में भी वो टाइम कंज्यूम करता है, सो इट इज़ नॉट एज गुड सुटेबल फॉर अस। अब तीसरा जो लेक्चर है वो था हमारा फ्यूल सेल कंसेप्ट्स टू प्रोडक्ट। इसमें क्या जो हमने कंसेप्ट पढ़े उसको हम देखते हैं वो कैसे हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब इसमें जो मेनली जो चीज़ डिस्कस हुई वो हुई कि रेजिडेंशियल यूज़ या ऑटोमोटिव यूज़, जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम एज अ प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ करेंगे, या तो घर में यूज़ करेंगे एज अ रेजिडेंशियल यूज़ में, और दूसरी चीज़ आती है ऑटोमोटिव, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करना। अब जो मॉडल यहाँ प्रेफर हुआ था वो रेजिडेंशियल यूज़ में उसका जो साइज़ था लगभग ये मान लो रेफ्रिजरेटर का साइज़, तो यहाँ पर आई कि साइजिंग इज़ नॉट अ क्रिटिकल इशू। जो यहाँ साइज़ का डिज़ाइन था वो क्रिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि घर पे लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उतना साइज़ लोगों को चल जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया में चल जाएगा यूज़ में। और इसमें जो पावर थी कि वो कितना टाइम चलेगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 40,000 आवर्स या फिर 5 years ऑफ लाइफ टाइम इज़ द टारगेट। यहाँ पर जो टारगेट था वो 5 साल या 40,000 आवर्स का था। गुड। सेकेंड चीज़ है ऑटोमोटिव के केस में। ऑटोमोटिव के केस में साइजिंग एक क्रिटिकल इशू था, क्योंकि हम एक बल्कि प्रोडक्ट अपने ऑटोमोटिव व्हीकल्स में नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लाइफ टाइम था, लाइफ टाइम इज़ 4,000 आवर्स ऑफ लाइफ टाइम्स इज़ द टारगेट। ये यहाँ पर सफिशेंट था, क्योंकि जो नॉर्मली हमारे व्हीकल्स में लगता है उनका भी इतना ही लाइफ टाइम होता है। अब बात आती है हमारे लेक्चर नंबर 4 की, जिसका नाम है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस का कैरेक्टराइजेशन करा गया था। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है कि क्या चीज़ है ये। इसमें बात हुई थी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जहाँ पर फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर स्टोर्ड विद इन द सेम डिवाइस। जैसे हम सेल डालते हैं इन आवर रिमोट, तो उनके अंदर क्या एनर्जी या ऑक्सीडेंट, फ्यूल या ऑक्सीडेंट कह लो, वो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है। बट एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या चीज़ है, जहाँ पर फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर स्टोर्ड एक्सटर्नल टू द डिवाइस। अगर हम कार की बात करते हैं तो कार का एक कंटेनर अलग होता है जिसके अंदर पेट्रोल या डीजल रहता है, एंड इंजन अलग होता है जो उस फ्यूल को यूज़ करते हुए एनर्जी कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज़ बात आती है सेल में। सेल क्या चीज़ है, सेल इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट जिसमें एक एनोड होती है, एक कैथोड होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है। अब बैटरी की बात हुई है, तो बैटरी क्या चीज़ है, बैटरी इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज या फिर पैरेलल। आगे क्या चीज़ है, आगे बात हुई प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल क्या है, सिंगल यूज़ पावर सोर्स। सीधा सीधा मतलब कि जो सेल या बैटरी फिर से रिचार्ज नहीं हो सकते, वो क्या हुए हमारे प्राइमरी सेल। सेकेंडरी वाले जो रिचार्ज हम कर सकते हैं, जैसे उनको चार्ज करा, डिस्चार्ज हो गए, हमने फिर से उनको रिचार्ज कर लिया, वो हमारे सेकेंडरी सेल हुए। अब बात हुई थी वोल्टेज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय साइज। यहाँ पर वोल्टेज और करंट की बात है, तो वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, वोल्टेज डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, बट करंट इज़ अफेक्टेड बाय द साइज। तभी हमने करंट डेंसिटी ग्राफ को देखा था वीडियो में डिस्कस होते हुए। अब आई अगली बात कि हमने एक चीज़ देखी थी पोलराइजेशन कर्व। यार पोलराइजेशन कर्व क्या होता है, सबसे पहली बात कि इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस की परफॉर्मेंस को बताता है। दूसरी चीज़ क्या है,
इट टेल्स अस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ थी जो यहाँ पर नीचे के 2 पॉइंट्स में मेंशन है, ऊपर वाले हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बात हुई थी थर्मोडायनेमिक्स की और काइनेटिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से सेल का वोल्टेज है। सेल का वोल्टेज मतलब एबिलिटी ऑफ अ सेल टू परफॉर्म, कि हमारा सेल कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, कितने वोल्टेज पे काम करेगा, वर्क करेगा। और जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स इज़ द फ्लो ऑफ द करंट, या फिर अवेलेबिलिटी की कितना करंट उस हमारे सेल में से हमें अवेलेबल होगा, कितना करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में। उसके बाद जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था सेल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो ये हैं कि कैपेसिटी क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है। कैपेसिटी हम बात कर चुके हैं पहले भी कि कैपेसिटी इज़ टोटल चार्ज इन सेल, जो कि होता है कैपेसिटी इज इक्वल्स टू आई, करंट इनटू टाइम, और इसकी यूनिट रहती है कॉलम्स या फिर एम्पियर आवर्स। सेकंड वोल्टेज और करंट, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, और इसकी यूनिट होती है वॉट। तीसरी चीज़ टाइम एंड एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज़ पावर इनटू टाइम। पावर होता है V क्रॉस आई, सो एनर्जी इज़ इनडायरेक्टली V क्रॉस आई क्रॉस T, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। इसकी यूनिट होती है जूल्स या फिर वोट आवर्स। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस हुआ था। ये पॉइंट्स हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।